तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन काम बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं विवेक SBI PO अभी वर्किंग हूं एज SBI PO। और मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 4 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मैंने दिया है। जिसमें एक RRB PO का इंटरव्यू, 2 IBPS PO का इंटरव्यू और एक SBI PO का इंटरव्यू, जिसमें कि मैं फाइनली अभी एज SBI PO वर्किंग हूँ। तो ये रहा मेरे बारे में। तो 4 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ये वीडियो मैं RRB PO इंटरव्यू के लिए बना रहा हूँ। और सिर्फ RRB PO में ही नहीं, ये हर PO के एग्ज़ाम्स में, हर इंटरव्यू में ये काम आएंगे। ये वीडियो सब में यूजफुल होंगे। ठीक है। तो यही है। हो सके तो आप इन वीडियो के सारे कुछ इम्प्रूवमेंट आप कर पाएँ अपने इंटरव्यू के लिए। एंड आई होप कि आप सबको काफ़ी हेल्प होगा। और ये एक डिटेल्ड वीडियो है कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, फर्स्ट टाइम किसी का इंटरव्यू होगा, फर्स्ट इंटरव्यू होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। कई फेल्योर्स फिर आप झेलते हैं आपकी कमियों की वजह से। मैंने खुद झेला है। 3 इंटरव्यू मैंने पहले दिया था। तो धीरे धीरे मेरे मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट हुए। मेरे पहले RRB PO के इंटरव्यू थे जिसमें मेरे मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मेरे आउट ऑफ 100 में मुझे 45 मार्क्स मिला था। जबकि मेरे मेंस में 15.25 ज़्यादा थे कट ऑफ से, फिर भी मैं सेलेक्टेड नहीं हो पाया था। इंटरव्यू के में मार्क्स बेहद ही कम हुए थे। जस्ट पासिंग मार्क्स 40 होता है आउट ऑफ 100 में, जिससे जस्ट ऊपर मुझे 45 मिला था। उसके बाद मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया फर्स्ट टाइम, तो उसमें मुझे 82 मार्क्स मिला। सेकेंड टाइम IBPS PO का इंटरव्यू दिया तो मुझे 70 मिला। और SBI PO का इंटरव्यू दिया तो उसमें मुझे आउट ऑफ 50 में मुझे 45 मार्क्स मिले हैं टोटल SBI PO के इंटरव्यू में। तो 5 मार्क्स मेरे कटे सिर्फ। तो ये था। तो चलिए मैं आप सबको, हाँ एक चीज़ और, कि जो लोग भी नए होंगे मेरे चैनल पे, अगर आपको लगे कि ज्वाइन करना चाहिए मुझे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये आपकी चॉइस है। ठीक है। तो चलिए हम एक डिटेल वीडियो, जैसा कि मैं बोला, तो चलिए एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो आप सबको एक डिटेल में वाइड ग्रुप में हम बताते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे करना है इंटरव्यू का तैयारी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। तो चूंकि आप सब बैंकिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैंकिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत लोगों को नहीं होगा बहुत ज़्यादा नॉलेज, तो घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए बैंकिंग में, बैंकिंग की, बट बेसिक नॉलेज चाहिए। तो आपको मैंने कुछ 4-5 सेक्शंस लिख रखे हैं कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करने हैं। अब उसके अंदर क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग। ठीक है। बैंकिंग होगा, एक सेक्शन हो गया। दूसरा पर्सनल लाइफ हो गया, आपके पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तीसरा हो गया ऑनर्स पेपर। आपके ग्रेजुएशन में जो भी ऑनर्स पेपर रहे हैं तो ऑनर्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और फोर्थ हो गया करंट अफेयर्स, जो भी अपडेट्स हैं, और आपके कुछ मिसलेनियस आएंगे। ठीक है। ये अब ये फिक्स नहीं है कि इन चारों सेक्शन से ही आएंगे। ठीक है। क्योंकि आपके मुश्किल से इंटरव्यू 10 से 15 मिनट तक चलता है, तो 10 से 15 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ पूछा जा सके। ठीक है। तो आप सबको इन 4-5 सेक्शन से क्रिएट करने हैं, प्रिपरेशन करने हैं। और कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? पहले मैं कुछ क्या क्या पढ़ रहे हैं वो बताने से पहले मैं आप सबको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या करने हैं। सबसे पहले जब आप इंटर करेंगे, इंटरव्यू में सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट बना के रखना है। ठीक है। आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे करने लगे या ऐसे करके ऊपर देख के सोचने लगे, नीचे सोच रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको एकदम नज़रों से नज़रें मिलानी है। ठीक है। तो नज़रें मिला के बात करनी है। कोई पूछा क्वेश्चन, अगर आपको नहीं है मालूम, तो उसे ऐसे देखना है, पोलाइट पोलाइट नज़र से। ठीक ना, एकदम घूरना नहीं है, पोलाइट नज़र से आपको देखना है।
और उनको पोलाइटली बोलना है कि सर सॉरी सर, मैं इसे देखूंगा जाकर, ऐसे एकदम पोलाइट वे में उनको आंसर करना है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक है ना पोलाइट मुस्कान होती है, पोलाइट मतलब मुस्कान, स्माइल, ठीक है। स्माइल दो तरह की होती है, एक स्माइल जो कि लोगों को चिढ़ आती है देखने के बाद, या बहुत ज़्यादा आप हंस रहे हो या जानबूझ के बनावटी हंस रहे हो तो दिख जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं होना है। पोलाइट स्माइल का मतलब कि आप एक चार्मफुल फेस के साथ किसी से बात करते हो और यस सर, एकदम पोलाइट स्माइल, मतलब कि एकदम हल्की स्माइल आप बात करने के दौरान जो होता है ना, एकदम जेंटलमैन वाली, वो वाली स्माइल बना के बात करनी है। तो वो कोशिश कीजिए अभी से घर में करने की, ठीक है। तो आई कांटेक्ट, पोलाइट स्माइल, ठीक है। तीसरा है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें होती है लोगों को, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ड्रेस आपके गंदे नहीं होने चाहिए, शूज गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप ब्लेज़र ही पहने। मैं बता रहा हूँ कि मैंने SBI PO के इंटरव्यू में ब्लेज़र लेके तो गया था, बट मैं ब्लेज़र नहीं पहना था। मैं शर्ट पहना और शर्ट पे बिना टाई के थोड़े लोफर टाइप लग रहे थे, तो मैंने टाई डाल लिया था, टाई डाल लिया था और शर्ट पे ही दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लेज़र पर ही देना है, ये कहीं वो लिखा नहीं है, इसे मार्क्स नहीं करते। बट आप जो पहनेंगे उस ड्रेस से एक डिसेंट लुक आना चाहिए, ऑफिसर क्वालिटी वाला लुक, ठीक है। दिखना चाहिए कि बंदा ऑफिसर लाइक है। फाइनली क्या देखा जाता है कि आप एक ऑफिसर बनने गए हो तो आप ऑफिसर लुकिंग हो या नहीं, चाहे आप जो भी ड्रेस पहनो। तो ये होना चाहिए, आप ब्लेज़र पहनो या नहीं पहनो, ठीक है। तो आप शर्ट पैंट और टाई पहन सकते हो, वो एक डिसेंट गुड लुकिंग होता है। और जिनके पास है ब्लेज़र अच्छा खासा, उस जिसमें जो लोग ब्लेज़र में कंफर्टेबल फील करते हैं वो ब्लेज़र डाल लें। मुझे क्या था कि ब्लेज़र में मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैं नहीं पहना था। मैं पहले पहना था RRBPO में, RRBPO में नहीं, IBPSPO में पहना था, तो ख़राब नहीं आए थे मार्क्स, लेकिन मुझे तो SBI PO में भी ख़राब नहीं आए। तो वो मैटर नहीं करता है ब्लेज़र आप पहनो या नहीं पहनो, अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो। तो हो गया पैनिक, सबसे बड़ी चीज़ पैनिक वाली सिचुएशन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, आंसर नहीं है मालूम, तो बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पसीना आने लगता है या मतलब वो होता है। तो वो चीज़ पे कंट्रोल करना है, आपको पैनिक नहीं होना है। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे आपको आंसर नहीं है मालूम, आप देखो कि अंदर से फील आपको होने लगा कि अब पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि वहाँ पे एक हल्की सी मुस्कान लाओ फेस में, ठीक है। कि थोड़ा सा सोचो, तुरंत नहीं। अगर आपको आंसर नहीं है मालूम, अगर इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको तुरंत आंसर नहीं करने हैं कि सर सॉरी सर। आप थोड़ा सा सोचो, 2-3 सेकंड सोचो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड सोचो, फिर बोलो कि सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसे जाकर देखूंगा अच्छे से, या मैम मैं देखूंगा जाकर इसे। तो ऐसे करके एकदम पोलाइटली और थोड़ी सा मुस्कान ला के एकदम, ठीक है, ताकि लगे जब आप पैनिक वाले सिचुएशन में जब थोड़ी सी एकदम आप पोलाइट मुस्कान लाते हो ना, तो सामने वाले बंदे या बंदी को पता नहीं चल पाता कि आप पैनिक हो, या वो तो देखा कि मैं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश किया, बट ये बंदा यार या बंदी हंस रहा है तो एकदम चिल माइंड है, तो समझ रहे हो, वहाँ पे आप बच जाते हो, ये सेफ है। तो ऐसे बचना है इन वाले सिचुएशंस में, ठीक है। आई कांटेक्ट हो गया, एक पोलाइट स्माइल हो गया, ड्रेसिंग हो गया आपका, पैनिक वाला हो गया कैसे हैंडल करना है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना है बना के थोड़ा, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक मीडियम कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जिससे कि अगर कोई पूछे सामने वाला तो आपको आप ऐसा आंसर करें कि आप नहीं भी आता हो फिर भी आप उसे इस तरीके से हैंडल करें कि सामने वाले को ये फील ना हो
कि बंदे को खुद पे ही या बंदी को खुद पे ही भरोसा नहीं है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जो आंसर कर रहे हैं आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों वो आपको लेगा। आप जो आंसर कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए। हाँ, गलत आंसर नहीं करने हैं। मैं हमेशा बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि छुपाने के चलते गलत सलत चीज़ें बोल देते हैं या गेस कर देते हैं। गेसिंग नहीं करना है, 100% नहीं करना है, 100 नहीं 200%। अगर आपको नहीं आता है तो बोलना है सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जाकर देखूंगा या देखूंगी। ये चीज़ें, इस पे एक मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, आपको अगर मालूम नहीं होगा तो आपको घबराना नहीं है कि आपको मालूम नहीं है, ठीक है। गेस नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आपको बनावटी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। देखो, इसमें भी झूठ दो तरीके का होता है, एक छुपाना और एक झूठ बनाकर बताना। छुपाना इज डिफरेंट थिंग और झूठ बोलना इज डिफरेंट थिंग। छुपाना का मतलब आप छुपा सकते हो, वो कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी पर्सनल लाइफ की या आपकी लाइफ की, जिसे छुपाना जरूरी है, जो कि आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है बताने से, तो उसे आप छुपाइए। छुपाना इज डिफरेंट थिंग। आप उसे निकाल के मत बताइए जो आपके लाइफ को लेकर, आपको लेकर निगेटिव इम्पैक्ट डाले, तो आप छुपा सकते हैं। लेकिन जब आप कोई आंसर कर रहे हो तो आप क्रिएट करके झूठ ना बोले, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, छुपाना और झूठ बोलना इज डिफरेंट थिंग। छुपाना इज नॉट बैड, आप छुपाइए जहाँ तक आप छुपा सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है बना के। आप ट्रू ट्रू रहिए वहाँ पे। आप जितना ट्रू रहेंगे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, विश्वास कीजिए मेरा। तो ये हो गया। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो कीजिए। मैं बोला था कि 4 चीज़ें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। बैंकिंग में चलते हैं। आप एक कॉपी पेन लीजिए, नोट कर लीजिए मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको छूट जाएगा ना, तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो उस दौरान आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं, आपको लिंक मिलते जाएगा। मैं अभी कुछ बेसिक मेन चीज़ें मैं लिखवा दे रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए बैंकिंग में क्या क्या है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा। बैंकिंग में सबसे पहले आपको आरबीआई के फंक्शंस देखने हैं, ठीक है। दूसरा, आरबीआई का हिस्ट्री देखना है। तीसरा, आरआरबी में आप जा रहे हैं तो आरआरबी का हिस्ट्री देख लीजिएगा। आरआरबी का एक्ट कब आया, पहला कौन था, अभी कितने आरआरबी है, तो आरआरबी के बारे में देख लेना। आरआरबी का पर्पस क्या था, आरआरबी के लिए क्या टारगेट्स हैं, क्या पीएसएल हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना % देना होता है आरआरबी को, तो ये सारी चीज़ें तो आरआरबी के बारे में देख लेना, ठीक है। बैंकिंग के जो बेसिक जो इंटरेस्ट रेट्स वो जो होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे रेट्स देख लेने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि एसडीएफ अभी रिसेंट एक पिछले साल आया है, क्रिएट किया गया है 1-2 साल पहले। तो एसडीएफ क्यों लाया गया, तो एसडीएफ मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए लाया गया था, ठीक है। हाँ, तो एक रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का एक रेट लाया गया। मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ कि रिवर्स रेपो रेट में 3.35% से जो आरबीआई रखा हुआ है स्टे कंटिन्यू, उसी पे जो देता है बैंक, जब पैसे जमा करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। उससे थोड़ा सा बढ़ाकर एक रेट लाया गया कि मैं एसडीएफ रेट, जो कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का रेट होता है, कि इस रेट पे मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया रिवर्स रेपो रेट से, ताकि बैंक पैसा जमा करें तो मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो। तो इसलिए एसडीएफ ऐसे लाया गया था। तो ये सारे रेट्स देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या रेट्स सिर्फ नहीं देखने कि कितना % है, ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, एसडीएफ क्या है। तो ऐसे इन सब के कॉन्सेप्ट देखने हैं और क्या रेट चल रहे हैं वो भी देखने हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में का मतलब क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप निगोशिएट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप चेक काटे, आपका चेक है, आप किसी और को दे सकते हैं, आप इंडोर्स कर सकते हैं, तो वो हो गया। जैसे में प्रोमिसरी नोट हो गया कि आप जब किसी को प्रोमिसरी नोट साइन करते हैं तो वो प्रोमिसरी नोट, मान लो कि 2 बंदे हैं, सामान खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो एक बंदा जो उधार लिया वो प्रोमिसरी नोट साइन करा कि मैं आपको इस डेट में पैसा दूंगा। अब वो जो क्रेडिटर है, जो सामान बेचने वाला,
और इंस्ट्रूमेंट को, प्रोमिसरी नोट को लेके बैंक में जाके बैंक से पैसा ले लिया कि ये प्रोमिसरी नोट से है, इस मुझे इस डेट में पैसा मिलना है, आप अभी मुझे ज़रूरी है तो आप मुझे अभी पैसा दे दीजिए, तो वो आप कहीं और वो उसे कर सकते हो। तो ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए इसे बोलते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितने आते हैं, चेक्स आ गए, डिवेंचर आ गए, बॉन्ड आ गए, ये सब देख लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट देख लीजिएगा, ठीक है। कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है ये देख लीजिएगा, बिजनेस से रिलेटेड है कैश क्रेडिट, ठीक है, ये सब होता है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, आपके एटीएम्स देख लेना। चेक्स भी बहुत तरह के चेक्स होते हैं, वो सब देख लेना। एटीएम्स देख लेना, एटीएम बहुत तरह के एटीएम्स होते हैं, तो वो देख लेना, ठीक है। ग्रीन लेवल एटीएम, वाइट लेवल एटीएम, ब्राउन एटीएम, येलो एटीएम, क्या क्या बहुत सारे एटीएम होते हैं, तो आप सारे एटीएम्स देख लेना। पीओएस मशीन क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ये देख लेना। हमसे पूछा गया था तो मेरे माइंड में आया तो मैं ये ऐड कर दिया। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लेना। जैसे में बॉन्ड की खरीद बिक्री जब आरबीआई करती है, मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी को, या फिर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में, तो खरीद बिक्री करती है बॉन्ड की, तो ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये सब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देख लेना, यही सब है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब मार्केट में पैसे की उपस्थिति को एडजस्ट करना। हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, सामान की कमी हो जाती है मार्केट में, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब पैसे खींच ली जाती है मार्केट से, तो लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, तो खरीद कम हो जाती है, तो फिर चीज़ें सस्ती होने लगती है। तो ये सब लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए क्या क्या, ये सारे जो रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पार्ट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। हाँ, मोटे तौर पे हम बोले मनी मार्केट, अब देख लीजिएगा। मनी मार्केट का मतलब ये सारे आ गए बैंकिंग के जो मैंने बताया। और नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का आप देख लीजिएगा, जैसे मैं स्टॉक, शेयर मार्केट, ये सब जो है ना, सारे कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है, तो कैपिटल मार्केट देख लीजिएगा। इतनी चीज़ें आप बैंकिंग में देख लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा कहीं, विश्वास कीजिए। नेक्स्ट पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या देना है, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देने का तरीका ये है कि आपको सोच के देने हैं इंट्रोडक्शन। आप यहाँ से जैसे भी प्रिपरेशन करें, आप रट्टा मार के जाएंगे कि हमें ये लाइन 4-5 लाइन बोलने हैं, जाके आप धड़ल्ले बोल दोगे। ये गलती नहीं करना है आपको। इंट्रोडक्शन जो करना है, सोच सोच के बोलने हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे पूछेगा इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस किया था, सोच सोच के थोड़ा कि लगे सामने वाले को कि ये रट्टू तोता नहीं है। तो मैं बोला था, सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम विवेक कुमार है, और मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में किया हुआ है, और मेरी हॉबी की बात करूं तो मैं कुकिंग अच्छा कर लेता हूं, मेरी कुकिंग मेरी हॉबी है। तो इस तरीके से मैं जैसे बोल रहा हूँ, थोड़ी मुस्कान ला के और थोड़ा सोच सोच के ऐसे मैं इंट्रोड्यूस किया था। तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि मैं रट्टू तोता वाला बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ चीज़ें, तो ये थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इंट्रोडक्शन अब ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं। अपना नाम थोड़ा सा बताइए कि जैसा आप जानते हैं मेरा नाम ये है, और फिर आपके एजुकेशन का बताइए कि आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, ये तब इस टाइम में किया है। फिर आप हॉबी का बता दीजिए, बस इससे ज़्यादा आप मत बताइए, ठीक है। एक ब्रीफ हो गया और एक पोलाइट लैंग्वेज में हो गया, ठीक है। और हाँ, हॉबी ऐसा बताइएगा जिसको आप फेस कर सकें, नहीं तो बहुत लोग ऐसा हॉबी बता देते हैं, उससे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं आपने बताया कि मेरी हॉबी बुक राइटिंग है, अब वो 10 बुक के नाम या 2-4 बुक के नाम पूछ लेंगे, उसके राइटर्स पूछ लेंगे। आपकी क्रिकेट खेलनी हॉबी है, तो क्रिकेट के पिच के लंबाई बता दो, क्रिकेट से कोई खिलाड़ी के बारे में पूछ लेगा, ये वो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। मैंने बताया था मेरी हॉबी कुकिंग है, और रियली है भी। तो बोला अच्छा कुकिंग और टेस्टी बना लेते हो, हाँ चले हम खिलाओगे। मैंने बोला हाँ सर चलिए, मैं बना के खिलाऊंगा, काफ़ी टेस्टी मैं बनाता हूँ खाना। तो एकदम चिल वाला वो था। तो ये है। तो हाँ,
फिर आपका पर्सनल लाइफ से हो गया तो आपके फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, हमसे तो नहीं पूछा गया लेकिन मेरा एक फ्रेंड था। हाँ, जब आप इंट्रोडक्शन करें तो अगर बहुत नॉर्मल फैमिली से है, कोई किसान है, तो उसको एक स्लाइटली आप बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है और मेरी हॉबी ये है और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से आप स्लाइटली बता सकते हैं। मेरा एक दोस्त से पूछे, उसके पापा का ये चूड़ी वूड़ी ये श्रृंगार स्टोर का दुकान था, तो उसके रिलेटेड पूछ लिया गया था कि कुछ सामान से रिलेटेड। तो अपने ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। हाँ, आपके गैप के बारे में पूछेगा कि आपका जो गैप है वो कैसे हो गया। आपने ग्रेजुएशन 19 में किया, 20 में किया, 21 में किया, अभी तक इतना 3-4 साल का गैप कैसे हो गया। तो उसके जेन्युइन रीज़न आप दे दीजिएगा। 2 साल तो आपके कोविड में हैं, तो वो छुप जाएंगे कोविड के चक्कर में कि कोविड में प्रॉब्लम से नहीं पढ़ पाया ये वो। और उसके बाद थोड़ा 1-2 साल बोलना कि सर मैंने प्रिपरेशन किया है, लगातार पढ़ रहा हूँ, कोशिशें जारी हैं, बट मुझे लग गया इतना टाइम। जो भी है आपके जेन्युइन बताना कि 2 साल तो आप छुपा सकते हो कोविड में, 2 साल ऐसे मैनेज कर लोगे। तीसरा, वाई बैंकिंग, बैंकिंग क्यों, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आप डिप्लोमेटिक आंसर क्रिएट करें। मैं अभी सारा आंसर बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे के मैं, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करने हैं। प्राइवेटाइजेशन से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी देख लेना। आप जॉब लीव कर दोगे लेने के बाद, कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा तो वहाँ चले जाओगे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप देख लेना। उसका एक डिप्लोमेटिक आंसर प्रिपेयर करना। हो सकता है कि मैं आगे और वीडियोस ले आऊँ छोटा छोटा, जिसमें कि मैं आंसर्स क्वेश्चंस के बता सकता हूँ। ऑनर्स, आप जिस ऑनर्स से ग्रेजुएशन आपकी हुई है, उस ऑनर्स का बेसिक चीज़ें देख लेना है, उससे पूछा जाएगा। आपका ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है, वो कैसे बैंकिंग के लिए यूज़फुल है। आप अपने ऑनर्स का, आपके जैसे मैं मैथ ऑनर्स था, तो मैथ ऑनर्स के कुछ फार्मूलेज पूछ लिए थे, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरिथमेटिक के कुछ फार्मूले पूछ लिए जो कि बहुत कॉमन है। बैंक आपके मैथमेटिक्स बैंक के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है। तो हाँ, फिर फोर्थ आ गया करंट। करंट में अभी आपको देखना है कि अभी अपडेट्स क्या चल रहे हैं देश में, हमारे देश में, हमारे इस देश दुनिया में क्या चल रहे हैं वो सारी चीज़। जैसे में अभी इंडिया में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी विधानसभा इलेक्शन हमारे झारखंड में, तो देख लेना कि अभी जो भी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उन इलेक्शंस के बारे में देख लेना, चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखना। अपने दुनिया में क्या चल रहा है, किन किन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। जिस दिन जाओगे उस दिन इंटरव्यू, उस दिन का कोशिश करना कि न्यूज़पेपर देख लो। अगर नहीं देख पाए तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि देख लेना, या उसके एक दिन पहले का, ताकि आप एक अपडेटेड रहें, ठीक है। हाँ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं अपने एरिया के बारे में। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में जानना है। जैसे मैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का ये एसडीएम कौन है, आपके एरिया का डीसी कौन है, आपके एरिया का एमएलए कौन है, एमपी कौन है, कौन से पार्टी से बिलोंग करता है। हमसे पूछा गया था, हमसे ये भी पूछा गया था कि अच्छा आप पलामू से हो, तो बताओ आपके डिस्ट्रिक्ट का चौहद्दी बताओ। तो मैंने बताया था कि साउथ में लातेहार है, ईस्ट में चतरा है, वेस्ट में गढ़वा है, और नॉर्थ में बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। तो कुछ भी पूछ लेगा। तो अपने एरिया के बारे में आप, दूसरा आपके स्टेट्स किस लिए फेमस हैं, अपने स्टेट्स के बारे में, आपका स्टेट किस चीज़ के लिए जाना जाता है, आपके स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो देख लेना, ठीक है। आपके स्टेट्स का कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके बारे में देख लेना, क्योंकि फेमस पर्सनालिटी के बारे में हमसे पूछा गया था, ठीक है। आपके जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होंगे जिस स्टेट्स में, उस स्टेट में अभी क्या कुछ विशेष अगर चल रहा हो, कुछ विशेष न्यूज़ हो, तो कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में हो तो देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये कर लेना इतना। तो बस इतना, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके सुन सुन के इन सारी चीज़ों को बनाना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ, अब आगे मुख्य चीज़ें कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। इन सारी चीज़ों को, तो टॉपिक को क्या क्या कवर करने हैं वो मैं बता दिया। अब इसके बाद
जब आप ये टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, आपके अंदर क्रिएट होने लगेंगे कि अरे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके मन में जितने भी क्रिएट होंगे क्वेश्चंस, आप एक कॉपी रख लें, 20-30 रुपए का पतला सा कॉपी ले लें, इंटरव्यू कॉपी लिख दें और उसमें क्वेश्चंस तुरंत लिखें, आंसर नहीं लिखना है। आपके मन में जो जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को लिखते जाना है। ऐसे करके मैं खुद से लिख के मुझे लगता है कि 100-150 क्वेश्चन तो मैं लिख लिया था खुद से क्रिएट कर करके, और उसके आंसर प्रिपेयर कर लिए थे कि इसके क्या डिप्लोमेटिक आंसर दिए जा सकते हैं। अब सोचो कि मैं 100-150 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके और सबके आंसर प्रिपेयर कर लिया था, तो उससे बाहर के क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है क्या? लगभग सारे क्वेश्चन जो क्रिएट किए जा सकते हैं मैंने सारा कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, उसके डिप्लोमेटिक आंसर्स भी बना लिया था। तो ये आपको करने हैं, कॉपी में क्वेश्चंस लिखने हैं, उन क्वेश्चन और वो क्वेश्चंस का सोच के डिप्लोमेटिक आंसर क्रिएट करने हैं, ठीक है। और उनका यूज कैसे करने हैं तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक मिरर के सामने बैठना है और खुद से इंटरव्यू खुद का लेना है। आपको एक क्वेश्चन पूछना है और खुद से आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर बताने हैं, और मिरर में आपको देखना है कि बोलने के समय आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या है, आपके हैंड मूवमेंट क्या है, आपके पैर का मूवमेंट क्या है, आपके बैठने का तरीका क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। तो आपके जो है ना फुल बॉडी एक्सप्रेशंस भी आप देख पाएंगे। आपके बोलने का टोन बहुत स्लो तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, एक मीडियम में, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। आपके बोलने के समय फेस का क्या एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। आपके जो इम्प्रूवमेंट करने हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, आप जब खुद के इंटरव्यू लेंगे खुद से, तो अब आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। विश्वास कीजिए, आप मॉक इंटरव्यू आपका 50% के अब वो डर ख़त्म करेगा, और जो 50% प्रिपरेशन जो है ना, वो आपके खुद के इंटरव्यू जब आप लेंगे तो उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जब मैं मॉक देता था तो ऑब्वियसली मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मुझे मॉक से जितने फ़ायदे नहीं हुए, उतने ज़्यादा मैंने खुद से कर करके फ़ायदा किया है खुद का। मैं दिन भर रूम में रहता था तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछता था और मैं खुद से आंसर किया करता था कि मैं इसे और स्टैंडर्ड तरीके से कैसे बोल सकता हूँ मैं, समझे। तो मैं अपने बोलने का तरीक़ों को थोड़ा-सा इम्प्रूव करता गया, तो ऐसे मैं खुद से करता था। मैं खुद से क्वेश्चन को आंसर करता था, मैं फँस रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा-सा ये मेरी एक्सप्रेशंस थोड़े से ये हो रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों को बारीकी से खुद से देखता था और खुद से इम्प्रूव करता था। तो ये आपको करने हैं, मिरर में खुद का इंटरव्यू लेना है, ठीक है? हाँ। दूसरा क्या है कि आपको एक मॉक लाइव मतलब फिजिकल मॉक इंटरव्यू आपको कहीं है तो आप अटेंड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फिजिकल इंटरव्यू नहीं देते, आप एग्जैक्ट इंटरव्यू लाइक जो प्रेशर क्रिएट होते हैं पैनिक वाले, वो आप हैंडल करना नहीं सीख पाते हैं। इवन मैं इतना किया था, फिर भी मॉक में जाने के बाद फर्स्ट डे में हो गया था पैनिक, मतलब लग रहा था मैं अंदर से धक धक हो जाते हैं ना 120-240, तो वो चीज़ें होती हैं। वो डर तभी ख़त्म होगी जब आप मॉक देंगे। तो कोशिश कीजिए कि फिजिकल मॉक आप दे लें, आपके एरिया में है तो, और अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि खुद से ज़्यादा दें, और कोई फ्रेंड है या कोई पेरेंट्स हैं तो उनसे आप अपना इंटरव्यू लिवाएं, क्वेश्चन क्रिएट करवाएं, उनको बैठा दें। अगर कोई सुदूर इलाके में है जिन्हें इन सब मॉक का फैसिलिटी नहीं मिल सकता, तो आप अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड को बोलें कि हेल्प करें, उन्हें बैठाएं चेयर में और आप सामने उनसे इंटरव्यू लिवाएं। आप खुद का इंटरव्यू लें मिरर में, तो ये सारी चीज़ें कीजिए, ठीक है। तो इससे आपके इम्प्रूवमेंट होंगे, ठीक है। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं आपको करने हैं, और आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, और सबसे मेन चीज़ ये रखना है कि आपके अंदर ये चीज़ें इनबिल्ट करने हैं, इनकलकेट करने हैं कि आपको ये सोच के नहीं जाना है कि यही जॉब हमारे लिए सब कुछ है, ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें आप निकाल दीजिए। आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर से डर भाग जाएगा, आप फिर इंटरव्यू में बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मेरे पास तो यही जॉब सब कुछ है, इसे ही निकालना है किसी हर हालत में, ये नहीं होगा तो मेरा जीवन बर्बाद, तो आप फिर इंटरव्यू में ब्लंडर करके आएंगे। विश्वास कीजिए, आप जब तक अपने अंदर का डर नहीं हटाएंगे, आप
एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आप डर हटा दीजिए कि ये नहीं होगा, मैं फिर एग्ज़ाम निकालूंगा, दूसरा निकालूंगा, तीसरा निकालूंगा, इसके बाद मैं नौकरियों का लाइन लगा दूंगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट कर लेना होगा कि चाहे जो हो जाए, मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा या करूँगी। ये नहीं भी होगा, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम फोड़ूंगा या फोड़ूंगी और निकाल के दिखाऊंगी। तो ये चीज़ें जब आप खुद में इनकलकेट कर लेंगे और जब आप जाएंगे ना इंटरव्यू देने, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। आप डरेंगे नहीं, आप पैनिक नहीं होंगे। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको देखने हैं जब आप इंटरव्यूअर के रूम में एंटर करते हैं। तो थोड़े से जैसे नॉक करना, लोग बोलते हैं नॉक नहीं करना है यार। जैसे ही आपके इंटरव्यू रूम में जब आप इंटर करने होते हैं आपको, तो बेल बजता है, तो आपके जाने का बारी होता है, तो आप फिर बेल बजा तो आने के लिए बजा, तो आप क्यों नॉक करना, वो चीज़ें नहीं करनी है। बहुत लोग बोलते हैं, ये एकदम सही नहीं है। आप गेट पोलाइटली ऐसे कीजिए, अंदर मत हिलिए, थोड़ा सा खोलिए। अगर दिख रहे हैं तो देख के बोलिए कि मैं आई कम इन मैम। मैम अगर हैं, मैम होंगी, अगर दिखती हैं तो ठीक है, नहीं दिखती हैं तो फिर तुम पूछ सकते हो कि मैं आई कम इन सर, तो फिर वो बोलते हैं यस कम इन, फिर तुम आप अंदर जाओ, ठीक है। और जाकर चेयर के बगल में खड़े हो जाओ और पोलाइटली देखो कि मैम है तो सबसे पहले मैम को ग्रीट करो। जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे करके एक बार बोलोगे तो 3-4 सर को, सबको पारा पारी नहीं बोलना है, थोड़ा और दिखता है। आप मैम को स्पेशल बोलो कि गुड मॉर्निंग मैम, और जब सर लोग को, आप 3-4 सर है मान लो, तो आप बोलो गुड मॉर्निंग सर। ऐसे करके सबके तरफ देख लो, तो सबको हो गया, ठीक है। तो फिर वो बोलेंगे कि बैठ जाइए, तो आप बैठ जाओ अच्छे से। अब पूरा एकदम अकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है, मतलब झुक के भी नहीं बैठना है, एकदम जो नॉर्मल थोड़ा सीधा वाला पोस्चर होता है, ऐसे बैठना है, ठीक है। और थोड़े से मुस्कान लाने, पोलाइट वाले, और बोलने हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज़ें क्या है कि जब आप इंटरव्यू जब ख़त्म होता है, ओके यू कैन गो विवेक, या यू कैन गो जो भी आपका नाम है, तो आप उठ के धड़ल्ले से निकल लेते हैं। नहीं, आपको उठना है, 2 सेकंड रुकना है, फिर से देखना है मैम की तरफ, थैंक यू मैम, थैंक यू सर करके, और मुस्कान के साथ बोलने हैं, ताकि निकलने टाइम उनको ये पता नहीं चले कि बंदा पैनिक होके भाग रहा है। नहीं, निकलने टाइम उनको ये फील कराना है कि मैं चिल माइंड से जा रहा हूँ, आप सबसे बातें करके अच्छा लगा, आपसे बात कर कर। मैं तो थोड़ा इतना मतलब ओपन हो जाता हूँ ना कि मैं तो बोल देता था सब कुछ ओपन। मैं बोला नहीं हूँ, लेकिन अभी माइंड में आ रहा है कि अगर मैं होता तो मैं ये भी बोलता कि थैंक यू सर, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ऐसे करके मैं निकल जाऊँगा। तो मतलब लगे सामने वाले बंदे या बंदी को कि आप चिल माइंड हो, और बहुत स्पीड में नहीं निकलना है, आराम से पोलाइटली निकलना है, और गेट को आराम से लगाना है। हाँ, इसके बाद मैं देखा, मैं जब बैठा था वेट कर रहा था, तो एक बंदा निकला इंटरव्यू देकर, वो इतना पैनिक होकर निकला था, उसके चेहरे पे पसीना दिख रहा था। फिर मैं देखा कि उसके पीछे का जो ड्रेस है ना, शर्ट ऐसे निकले हुए हैं, वो इन करके गया था, सारे इन हैं, बट पीछे का शर्ट एकदम ऐसे निकला हुआ है। तो वो चीज़ें जब वो निकल रहा होगा तो लोग देखे होंगे, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट डाला होगा, डेफिनेटली डाला होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी आप देखिएगा कि आपके ड्रेस अच्छे मतलब इन करके हैं प्रॉपर, ऐसे वैसे तो नहीं है। आपको पैनिक नहीं होना, मैं बताया पोलाइटली निकलना है, तो बस ऐसे करना है आपको, इंटरव्यू चिल माइंड होके देना है, ठीक है। तो यही है आपको, ये जैसा मैं बोला था, एक डिटेल वीडियो हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और जैसा होगा, टाइम मिलेगा, मैं और भी छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, कनेक्ट हो जाइए हमसे, जुड़ जाइए, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लीजिए, ठीक है, जिससे किसी को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, घबराना नहीं है, आप सबका सिलेक्शन होगा एक दिन, जो कंटिन्यू रहेगा उन सबका बेड़ा पार होगा, बस यही मैं जानता हूँ। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, आपको बस धैर्य रखना है अपने आप पे। तो बस यही, थैंक यू, अलविदा आप सबको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू, बाय।